लोग शुरू करेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, इसका ये पहला क्लास है आपका। अगर आप इसको ध्यान से यहाँ से शुरू करेंगे तो आपको ज्योग्राफी का अच्छा कंसेप्ट हो जाएगा। ज्योग्राफी में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। हम लोग पढ़ेंगे इस तरह से कि सबसे पहले ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, उसके सोलर सिस्टम, उसके फिर अर्थ तक हम लोग पहुंचेंगे और फिर अर्थ पर डिफरेंट फिजिकल फीचर्स वगैरह वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है ना, ब्रह्मांड आपको पता है इनफाइनाइट है। इसके बारे में कहना मुश्किल है कि कितना बड़ा है क्या है। तो ब्रह्मांड में क्या क्या है ना कि 10⁻22 स्टार्स है। ये सब आप याद रख सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते हैं। इसकी जस्ट आपको फॉर इंफॉर्मेशन से हम आपको ये बताए, ऐसे कोई गिना नहीं है, लेकिन एक मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है कि 10⁻22 स्टार्स हैं ब्रह्मांड में और 10⁻11 गैलेक्सी। गैलेक्सी मतलब इसको हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा, ठीक है। तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। पहले गैलेक्सी क्या है। तो ये क्या है ना कि ये असंख्य तारों के समूह है। मतलब दीज आर ग्रुप ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स। मतलब ये असंख्य तारों के समूह हैं। आप देखते होंगे जैसे हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक इस तरह से, अब देख रहे हैं ना, ये जो है ना, ये सब जो आपको दिख रहा है डॉट, ये सब स्टार है। इसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हो सकता है। तो हमारा सोलर सिस्टम जो है वो जिस गैलेक्सी का हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं मिल्की वे। हिंदी में इसको कहते हैं दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला। आपको बताया है पहले कि गैलेक्सी क्या है, ये असंख्य तारों के समूह हैं। दीज आर ग्रुप ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स। ठीक है, अब इसको शेप के दृष्टिकोण से आकाशगंगा को हम लोग तीन, शेप मतलब आकृति, आकृति के दृष्टिकोण से आकाशगंगा को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला इसको हम लोग कहते हैं स्पाइरल। हिंदी में कहते हैं हम लोग सर्पिलाकार। सर्पिलाकार। देखिए सर्पिलाकार का क्या मतलब हुआ। ये देखिए इस तरह का एक गैलेक्सी है, ऐसा इसको हम लोग कहेंगे सर्पिलाकार। ये सब जो है ना, ये सब स्टार्स है। इसमें पूरा असंख्य तारे हैं। तो पहला हो गया स्पाइरल। दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं इरेगुलर। इरेगुलर मतलब हुआ अनियमित आकार का। अनियमित मतलब उसका कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होगा। अनियमिताकार। मतलब जैसे ऐसे ऐसे। अब इसका क्या कहेंगे, इसको आप कुछ भी नहीं। तो इस तरह का हो गया इरेगुलर। और तीसरा है जिसको हम लोग कहते हैं इलिप्टिकल। इलिप्टिकल का मतलब हुआ दीर्घवृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार। तो तीन तरह का आकाशगंगा हो गया, गैलेक्सी हो गया, तीन तरह का। ठीक है, अब हमारा जो सोलर सिस्टम है इसको हम बताएं कि हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे का हिस्सा है। मिल्की वे का शेप, मिल्की वे मतलब दुग्ध मेखला का हिस्सा है और मिल्की वे का शेप ऐसा ही है, स्पाइरल। और मिल्की वे के सेंटर से हमारे सोलर सिस्टम की दूरी है 30,000 लाइट ईयर्स, 30,000 प्रकाश वर्ष। मिल्की वे के सेंटर से हमारे सोलर सिस्टम की दूरी है 30,000 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो ये हम आपको गैलेक्सी क्या होता है इसके बारे में बताएं। अब दूसरा जो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है, आकाशीय पिंड है, वो है
लोग कहते हैं इसको मिटियोर्स, हाँ, और मिट्यूराइट्स। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं उल्का और उल्का पिंड, उल्का और उल्का पिंड। अब देखिए क्या है ये उल्का और उल्का पिंड, ये जिसमें ग्रह या प्लैनेट सारा बन रहा था, तो उसमें एक थ्योरी है प्लैनेटिस्मल थ्योरी। तो कहता है ये जो है ग्रह का छोटा बड़ा टुकड़ा फ्रेगमेंट है। फ्रेगमेंट है क्या चीज का, जब जिसमें ग्रह बन रहा था तो उसमें कुछ डेबरी मतलब टूटा फूटा टुकड़ा इधर उधर बिखर गया अंतरिक्ष में। तो वो क्या है ना, अंतरिक्ष में बिखर गया तो ये नॉर्मली ये रॉक का बना हुआ होता है, और ये रैंडमली मतलब जैसे तैसे, इसका कोई निश्चित दिशा और ट्रेजेक्टरी नहीं है, जैसे तैसे ये घूमता फिरता रहता है। अब ये क्या होता है ना, ये किसी कारण बस, अगर जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के का ग्रेविटेशनल फील्ड मान लीजिए इतना दूर तक है, अर्थ का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, जैसे ही ये इसमें प्रवेश करेगा इस क्षेत्र में, तो इसको अर्थ अपने केंद्र की ओर खींचेगी और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगा और उतनी तेज गति से जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगा लोग ये सब मेटियोर्स, तो क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण उसमें आग लग जाएगी और वो जलने लगेगा। जलने लगेगा तो वो एक तरह से स्ट्रीक ऑफ लाइट की तरह आपको आकाश में दिखेगा, ठीक है। तो स्ट्रीक ऑफ लाइट की तरह चूंकि आकाश में दिखता है, आपने देखा होगा कभी आप छत पर रहे होंगे रात में, तो इस तरह से कोई चीज इस तरह से गिरता हुआ दिखा होगा, जलता हुआ। तो इसलिए इसको चूंकि ये स्ट्रीक ऑफ लाइट की तरह दिखता है, तो इसको हम लोग कहते हैं शूटिंग स्टार। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, शूटिंग स्टार। अब क्या है ना कि हो सकता है कि ये छोटा था और पूरी तरह जलकर पृथ्वी पर पहुंचने से पहले नष्ट हो गया, तो उसको तब कहेंगे हम लोग उल्का या मेटियोर्स। और अगर ये बड़ा था तो फ्रिक्शन के कारण, हवा के साथ फ्रिक्शन के कारण जो आग लगी, घर्षण के कारण जो उसमें आग लगी, तो उस कारण से नष्ट जलने लगा, जलने के बाद भी इसका कुछ अवशेष धरती तक पहुंच गया, तब हम लोग उसको कहेंगे उल्का पिंड। क्लियर। तो ये हम आपको बताएं उल्का और उल्का पिंड क्या होता है। अब एक चीज और है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन मतलब हुआ तारामंडल। तारामंडल क्या है, तारामंडल है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंस्टलेशन। हिंदी में इसको कहा था तारा मंडल। तारामंडल क्या है, ये कुछ तारों के समूह है। दीज आर ग्रुप ऑफ ए फ्यू स्टार्स, मतलब ये कुछ तारों के समूह हैं जो आकाश में कुछ विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण करते हैं, मतलब दे फॉर्म स्पेशल शेप इन द स्काई। तो ये अलग अलग तरह का शेप बनाते हैं, ठीक है। कुछ तारा मिलके कुछ बना लिया शेप, जैसे किसी को बिच्छू ऐसा लगा, किसी को व्याधा मृगा, कुछ कुछ इस तरह से लगा। अब वो जो देखने वाला था उसको कैसा लगा, उसी हिसाब से इसका नाम पड़ा। कभी ग्रीक लोग देखा करते होंगे कुछ, तो उन लोगों को लगा होगा जैसा, उसी हिसाब से इसका नाम आज है। तो इसकी संख्या है कुल 89। तो आपको क्या बताया तारामंडल क्या हुआ, ये हुआ कुछ तारों का समूह। जैसे हम आपको गैलेक्सी बताए कि असंख्य तारों के समूह या मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार, तो ये मिलियन बिलियन नहीं है, ये 5 7 10 इसी तरह का इतना ही तारा आपस में मिलकर विशेष तरह का आकृति बनाया। तो इसमें से कुछ जो है, अब 89 तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, तो हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट है जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो उसको हम आपको बताएंगे। जैसे पहला जी देखिए, पहला इसको हम लोग कहते हैं अर्सा मेजर। ये ग्रीक वर्ड है जिसका अंग्रेजी में मतलब हुआ ग्रेट बियर। इसको हिंदी में कहते हैं सप्तऋषि। हिंदी में क्या कहते हैं, सप्तऋषि। अब सप्तऋषि क्यों कहते हैं इसमें इसको,
क्योंकि देखिए ये इस तरह का है, ये ऐसा इसका शेप है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और इधर कर दीजिए, ठीक। अब ये हो गया, एक यहाँ डाल दीजिए और एक यहाँ कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से देखिए ऐसा ऐसा हो गया। तो इसको हम लोग देखेंगे तो हम लोग कहेंगे ये लैडल शेप्ड, मतलब जो हम लोग कलछी होता है ना, मतलब जो जिससे हम लोग चलाते हैं सब्जी उब्जी, तो उस तरह का ये शेप का हो गया। तो ये दिखा होगा ग्रीक लोगों को, भालू की तरह, पता नहीं कैसे दिखा था, तो वही बता सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको क्या कहते हैं, सप्तऋषि क्यों कहते हैं, इसमें 7 तारे, ठीक है। बस इतना इसके बारे में याद रखना कि इसमें 7 तारे होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह का होता है एक, जिसको हम लोग कहते हैं अर्सा माइनर। इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल बियर, अंग्रेजी में स्मॉल बियर, और हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग लघु सप्तऋषि, ठीक है, लघु सप्तऋषि, ठीक है। लघु सप्तऋषि क्या है ना कि ये शेप उसका ऐसा ही है जैसा कि अर्सा मेजर का था, लेकिन ये छोटा है। आकाश में देखेंगे तो मतलब इतनी दूरी में आपको सिमटता हुआ नजर आएगा, और वो जो है थोड़ी ज्यादा दूर दूर तक वो नजर आता है। तो इसलिए अंतर केवल इतना ही, इसमें भी 7 तारा, इसका भी शेप कलची की तरह है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसकी विशेषता है, इसकी विशेषता क्या है कि इसका ये तारा हमेशा पृथ्वी के नॉर्थ पोल की ओर दिखता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पोल स्टार। इसको क्या कहते हैं, ध्रुव तारा, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, तो आपको परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है कि ध्रुव तारा किस कॉन्स्टलेशन, मतलब किस तारामंडल का हिस्सा है, तो आप कहेंगे लघु सप्तऋषि। और इस तरह से बहुत सारा और होता है, जैसे स्कॉर्पियन है, फिर उसके बाद हंटर, या उसको ओरियन कहते हैं ग्रीक भाषा में। तो ढेर सारा है, 89 ओरियन, इसको हम लोग हंटर, या हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग मृगा, इसी को कहते हैं हम लोग, और या हिंदी में इसको व्याधा भी कहते हैं। तो ये सब ढेर सारा कॉन्स्टलेशन है। अब एक और चीज लोग जानेंगे, इसको हम लोग कहते हैं एस्टेरॉयड। तो एस्टेरॉयड क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। अभी क्षुद्र ग्रह क्या है, ये भी एक तरह से ग्रह का ही, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था उसी समय का डेबरी, जिसको हम लोग कहते हैं, उसका ही टूटा फूटा हिस्सा, जो कि आमतौर पर जुपिटर, मतलब बृहस्पति और मंगल, मतलब मार्स के बीच जो ऑर्बिट है उसमें ये सब चक्कर काटता रहता है। ये कुछ मीटर से कई मीटर, मतलब 800-900 मीटर तक का होता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है जिसको हम लोग कहते हैं सीरस। देखिए ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, इसको केवल याद रखना है। ये कहाँ आपको नजर आएगा, ये मंगल और बृहस्पति के बीच का जो क्षेत्र है उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ा है सीरस। अब एक और चीज जो हम लोग को पढ़ना है वो है इसको हम लोग कहते हैं कॉमेट। कॉमेट हिंदी में इसको कहते हैं धूमकेतु, ठीक है, धूमकेतु। अब धूमकेतु इसको और कुछ कहा था, इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है जो स्पेस में सन के चारों घूमता है, ठीक है।
सन के चारों ओर याद रखिए हमेशा कि सन के चारों ओर जो भी या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के चारों ओर घूम रहा है तो गोल गोल नहीं घूमता है, जो हम लोग बचपन में सोचते थे या हम लोग को बचपन में पढ़ाया जाता था। ये देखिए सन है, तो ये जो कॉमेट है वो इस तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये घूमता है। ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट का क्या मतलब हुआ? दीर्घवृत्ताकार पथ या अंडाकार पथ में। तब इसमें क्या होता है कि एक बार ये नजदीक होता है, एक बार ये दूर होता है, दूरी। ठीक, अब देखिए क्या होता है ना कि ये जो कॉमेट है ये गैस, डस्ट और आइस क्रिस्टल का बना होता है। मतलब ये बना हुआ है धूमकेतु गैस का बना हुआ है, डस्ट मतलब धूल कण का, और बर्फ के कणों से बना हुआ है। अब देखिए ये एक बार सूर्य के चूंकि चारों ओर चक्कर काट रहा है, ये किस ऑर्बिट में? इलिप्टिकल ऑर्बिट में, मतलब दीर्घवृत्ताकार पथ पर ये परिक्रमा कर रहा है सूर्य के चारों ओर। तो एक बार ये नजदीक आएगा और एक बार दूर जाएगा। तो नजदीक आने से क्या होता है, इसका बर्फ जो है पिघल के और वो भाप बन जाता है। भाप बनने से क्या होता है कि इस तरह से वो धुआं की लकीर की तरह इस तरह इसमें एक पूंछ की तरह बनता है। ठीक है, इसका बर्फ का कण पिघल करके वेपराइज होकर के इस तरह से ये दिखता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि इसका पूंछ है, और हम लोग इसका नाम रखे उच्छल तारा या टेल स्टार। तो ये हो गया धूमकेतु। अब सबसे जो फेमस कॉमेट है उसका नाम है हैलीज कॉमेट। तो क्या नाम है? हैलीज कॉमेट। ये हैली कोई एस्ट्रोनॉमर था, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा हैलीज कॉमेट। तो हैलीज कॉमेट की विशेषता क्या है कि एवरी 76 ईयर्स, मतलब प्रत्येक 76 वर्ष पर ये पृथ्वी से दिखता है। लास्ट टाइम ये दिखा था 1986 में, तो अगली बार ये 2062 में दिखेगा। ठीक है, तो हम आपको बताएं कि ब्रह्मांड में कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिसके बारे में हम लोग को जानना होता है।